दोस्तों आदाब। तारीख ऐसी शख्सियात के वाकयात से भरी पड़ी है जिनकी दास्तानों का मुतालिया किया जाए तो अक्ल दंग रह जाती है। आज हम आपको एक ऐसे ही शख्स की दास्तान सुनाने जा रहे हैं जो एक आम सा गुलाम था जिसे कैदी बनाकर बाजार में बेचा गया। इस शख्स ने अपनी जिंदगी में बेशुमार नशेबो फराज देखे, लेकिन फिर कुदरत का करना यूं हुआ कि एक रोज वो हिंदुस्तान का ताकतवर तरीन सिपा सालार बन गया। ये कहानी है मालिक काफूर की। तारीख की कुतब में इस शख्स के बारे में जो तफसीलात, जो मालूमात मिलती हैं, उनके मुताबिक मालिक काफूर का ताल्लुक जनूबी हिंदुस्तान के किसी इलाके से था और बेशतर रवायात के मुताबिक उसका ताल्लुक गुजरात से था और वो हिंदू था जिसने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया था। ये रवायत इसलिए भी ज्यादा मुसद्दका मालूम होती है कि मालिक काफूर गुजरात से ही अलाउद्दीन खिलजी की अफवाज का कैदी बना था। ये सन 1299 की बात है जब अलाउद्दीन खिलजी की फौज ने गुजरात पर हमला किया तो इस हमले के दौरान बेशुमार अफराद खिलजी की फौज के हाथों कैदी बन गए। इन्हीं कैदियों में से एक नौजवान था जो बाद में मालिक काफूर के नाम से पहचाना गया। इस शख्स को दिल्ली लाकर गुलामों की मंडी में फरोख्त किया गया। कहा जाता है कि इसे 1000 दिनार में बेचा गया था, इसीलिए इसे 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। उस जमाने में रिवाज था कि जो गुलाम खूबसूरत, ज़हीन या काबिल होते थे तो उन्हें बादशाहों के दरबार में पेश किया जाता था। मालिक काफूर भी ऐसी ही खसूसियात का मालिक था, सो वो अपनी इन खसूसियात की बदौलत खिलजी के दरबार तक पहुंच गया। तब शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन ये नौजवान अपनी ताकत का लौहा मनवाएगा और बड़े बड़े उमरा इसके सामने हाथ बांध कर खड़े होंगे। तब किसी ने यह भी नहीं सोचा होगा कि यही गुलाम एक दिन सल्तनत के बड़े बड़े अमीरों पर हावी हो जाएगा। मालिक काफूर की खुश नसीबी ये रही कि गुलाम बनने के बाद जल्द ही उसे कई एक ऐसे मौके मिले कि उसे अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाने का मौका मिला और वो अलाउद्दीन खिलजी की नजरों में आ गया। वक्त गुजरता रहा। दरअसल मालिक काफूर एक शुजा नौजवान था और अलाउद्दीन खिलजी बहादुरों की बहुत कदर किया करता था। रफ्ता रफ्ता सुल्तान उससे मुतासिर होने लगा और उस शख्स ने अलाउद्दीन खिलजी का इतना एतमाद हासिल कर लिया कि सुल्तान ने उसे जल्द ही जंगी मुहिमात पर भी भेजना शुरू कर दिया। खास तौर पर दक्कन और जनूबी हिंद की फतूहात में मालिक काफूर का बहुत अहम किरदार रहा। इन्हीं कामयाबियों की वजह से काफूर दरबार में बहुत ताकतवर शख्सियत बन गया। तारीखदान लिखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी इस पर गैर मामूली एतमाद करने लगा था, सो हाथी के पांव में सबका पांव के मस्ताक काफूर भी सबका पसंदीदा बन गया। ये वो जमाना था जब दिल्ली सल्तनत शुमाली हिंदुस्तान में तो बहुत मजबूत हो चुकी थी, मगर जनूबी इलाके अभी तक आजाद थे। सुल्तान ने फैसला किया कि जनूबी रियासतों को भी अपने ज़ेरे असर लाया जाए। ये जिम्मेदारी मालिक काफूर को दी गई। ये मौका मालिक काफूर के लिए बहुत अहम था। जनूबी इलाकों को अपने ज़ेरे असर लाने के लिए 1308 में मालिक काफूर ने अपनी अफवाज के साथ देवगिरी की तरफ पेशकदमी की, जो उस दौर की एक अमीर रियासत थी। इस रियासत के खजाने मालो दौलत से भरे पड़े थे। ये रियासत ज्यादा देर तक हमलों की शिद्दत का मुकाबला न कर सकी और जल्द ही इसकी फौज ने हथियार फेंक दिए। फतह हासिल करने के बाद जब काफूर की फौज दिल्ली वापस आई तो उसके साथ बेशुमार खजाना, हाथी और दौलत, जिसे देखकर सुल्तान बहुत खुश हुआ और मालिक काफूर का मर्तबा मजीद बुलंद हो गया। देवगिरी की फतह के बाद वारंगल की बारी आई। वारंगल का किला बहुत मजबूत समझा जाता था, जिसे फतह करना कोई आसान काम हरगिज नहीं था। काफूर ने किले का मुहासरा कर लिया जो कई माह तक जारी रहा और आखिरकार वारंगल के हुक्मरान ने भी हथियार डाल दिए और दिल्ली सल्तनत को भारी खराज देना कबूल कर लिया। इस मुहिम के दौरान भी दिल्ली सल्तनत को बेशुमार कीमती जवाहरात मिले। बाज़ रवायात के मुताबिक मशहूर कोहिनूर हीरा भी इन्हीं फतूहात के दौरान दिल्ली पहुंचा था, अगरचे मौरखीन इस बारे में मुख्तलिफ आरा रखते हैं। 1311 में मालिक काफूर ने मदुराई की तरफ रुख किया। ये मुहिम भी बहुत मुश्किल थी। लंबा सफर, शदीद गर्मी और मुख्तलिफ इलाकों की दुश्वारियां फौज के लिए बड़ा इम्तहान थी, मगर मालिक काफूर ने अपनी जंगी महारत से दुश्मन को शिकस्त दे ही दी। इस फतह के बाद पहली मर्तबा दिल्ली सल्तनत का असर हिंदुस्तान के इंतहाई जनूबी इलाकों तक पहुंच गया। अब मालिक काफूर सिर्फ सिपा सालार नहीं रहा था, बल्कि वो सल्तनत का एक ताकतवर तरीन और सुल्तान का बहुत पसंदीदा शख्स बन चुका था। अब ये तो जाहिर सी बात है कि उसकी शोहरत सुल्तान के बेशुमार मसाहबीन के लिए भी बहुत तकलीफ दे थी, क्योंकि सल्तनत के बेशुमार मामलात मालिक काफूर के हाथ में जा चुके थे और ये हसद की आग में चलने वालों के लिए बिल्कुल भी काबिल कबूल बात नहीं थी। इस दौरान अलाउद्दीन खिलजी बीमार हुआ तो मालिक काफूर के खिलाफ साजिशों में मजीद तेजी आ गई। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी का इंतकाल हो गया।
जिसके बायस सल्तनत में बेचैनी फैल गई और हर ताकतवर शख्स हस्बे रवायत हसूल इक़्तिदार की कोशिशों में मसरूफ हो गया। इस दौरान मालिक काफूर ने यह चालाकी की कि एक कम उम्र शहजादे को तख्त पर बिठा दिया ताकि अमूर सल्तनत उसके हाथ में रहे। लेकिन महसूस ये होने लगा था कि मालिक काफूर के अरूज के दिन गुजर चुके हैं। अमूर सल्तनत को अपने हाथ में रखने की उसकी तमाम कोशिशों से उसे मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो पा रहे थे और उसकी सब कोशिशें रायगा जा रही थीं, जिसका उसे खुद भी अंदाजा होने लगा था। उसे ये अंदाजा भी हो गया था कि दरबार के ताकतवर उमरा उसे कत्ल करा देंगे, और फिर ये हुआ भी। 1316 में ही एक रात कुछ तुर्क सरदारों के मुहाफिजों ने अचानक हमला करके उसका काम तमाम कर दिया और यूं गुलाम से सल्तनत दिल्ली का ताकतवर तरीन इंसान बनने वाले मालिक काफूर की कहानी भी अपने अंजाम को पहुंची। काफूर के बाद अलाउद्दीन के एक और बेटे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने इक़्तिदार संभाला और इक़्तिदार की इस रस्साकशी में उसने अपने भाइयों को अंधा करवाया और फिर अय्याशी में वक्त गुजारने लगा। 1320 में कुतुबुद्दीन मुबारक शाह को उसके वफादार खुसरो खान ने कत्ल कर दिया और खुद बादशाह बन गया। खुसरो खान ने सिर्फ चंद माह ही हुकूमत की थी कि गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो खान को शिकस्त देकर कत्ल कर दिया और 1320 में तुगलक खानदान की बुनियाद रखी, जिसके साथ ही खिलजी खानदान का दौरे हुकूमत खत्म हो गया। मुख्तसरन ये कि मालिक काफूर के बाद महल्लाती साजिशों, नाअहल हुक्मरानों और कत्लो गारत करी ने खिलजी सल्तनत को कमजोर कर दिया, जिसका फायदा उठाकर तुगलक खानदान ने इक़्तिदार संभाल लिया। लेकिन तारीख में बहरहाल मालिक काफूर का नाम काफी नुमाया रहेगा, जिसे एक जंग के दौरान कैदी बनाया गया, गुलाम के तौर पर बेचा गया और फिर उसे ऐसा अरूज हासिल हुआ कि वो दिल्ली सल्तनत का ताकतवर तरीन शख्स बन गया। उसकी जिंदगी का एक पहलू ये भी है कि बाज मौर्रखीन उसे अजीम सिपा सालार समझते हैं तो बाज उसका जिक्र इक़्तिदार परस्त शख्स के तौर पर करते हैं। जो भी हो, लेकिन वो तारीख में अपना नाम रकम करा गया।